नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस बार सीरीज में जो 15 अक्टूबर से प्रारंभ है, और इसमें जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवादी नीति लागू करना कहां तक तर्कसंगत है, परीक्षण करिए। तो 12 अंक का प्रश्न है। और वर्तमान में जो टैरिफ वाली चीजें चली हैं, देश दुनिया पूरी तरीके से परेशान है और भारत तो काफी परेशान है, क्योंकि भारत पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है 50% का अमेरिका के द्वारा। और वो तब कि जब हमारा वैश्विक स्तर पर अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, और अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड होता है उसमें भुगतान संतुलन अगर आप देखेंगे तो हमारे पक्ष में, मतलब अमेरिका से व्यापार में हम बढ़िया लाभ कमाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा इसकी चर्चा बनती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो थोड़ा देखते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले संस्थान जो है 2 बैच चला रहा है। एक तो आरओ को लेकर के हमारा है, जो मुख्य परीक्षा का बैच है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट है, और मेंस के भी हमारे बैच चल रहे हैं, पीसीएस मेंस के। और इसमें 2 बैच चल रहे हैं। एक तो हमारा शून्य से शिखर बैच है। तो शून्य से शिखर जो बैच है वो उन बच्चों के लिए है जो 2026-27 के पीसीएस को लेकर के सीरियस है, और जिनका इस बार किसी तरीके से या तो पीटी वो दिए नहीं है या उनका अनफॉर्चुनेट नहीं हो रहा है, तो वो निराश ना हो, इस बैच से जुड़े और अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। क्योंकि मुख्य परीक्षा में मतलब क्या है ना कि जब तक आप मेंस बढ़िया से नहीं तैयार किए रहेंगे तो पीटी तो पास भी हो जाएंगे, पीटी पास होके क्या करेंगे, मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो फेल कर जाएंगे। तो कायदे से मुख्य परीक्षा इतने मेहनत से तैयार करिए ताकि जब आप पीटी पास करें तो एक ही बार में फाइनल सिलेक्शन ले लें। और अगर आप साल भर पढ़ रहे हैं तो 8 महीना मेंस पढ़ने का होता है, 3-3.5 महीना जो है वो कायदे से पीटी के लिए होता है। और जब आप मेंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो पीटी की बहुत सारी चीजें आपकी स्वतः तैयार होती रहेंगी। तो दोनों बैच बहुत फ्रूटफुल है, आप इसको ज्वाइन करिए। एक जो हमारा दूसरा बैच है अब की बार मेंस पार बैच है, तो ये उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। तो दोनों बैच में से जिसमें के लिए भी आप योग्य हो, आप अपने आपको क्षमता पा रहे हो कि भैया जो मेंस लिख रहे होंगे तो वो तो इसमें आए अब की बार मेंस पर, और जिनको जो है अगली बार देना है तो वो अभी मुख्य परीक्षा के बैच से जुड़ करके अपना मुख्य परीक्षा तैयार करें। यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप लिख करके दिखाएंगे। और देखिए, प्रक्रिया दोनों बैचों में वही होनी है, बस फर्क है स्पीड का। जो अब की बार मेंस पार बैच है, चूंकि वो टारगेटेड होता है, 4 महीने के बाद मेंस है, 4.5 महीने के बाद, तो वो वहां प्रश्न की संख्या ज्यादा होगी। अभी स्टार्टिंग में हम 4 देंगे, हो सकता है 6 दें, 8 तक देते हैं, वो बच्चों की कैपेसिटी के ऊपर है। लेकिन जो हमारा शून्य से शिखर बैच है वहां भी प्रक्रिया ही रहेगी, लेकिन वहां चूंकि समय रहता है, वर्ष भर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो हम आपको 2-2 प्रश्न के माध्यम से तैयारी कराते हैं। और जब थोड़ा सा आपकी चीजें अच्छी हो जाती है तो फिर हम एक दिन में 4 प्रश्न करवाते हैं। तो सोचिए, अगर एक दिन में 4 प्रश्न का आप आंसर राइटिंग करेंगे तो कितना ज्यादा आंसर राइटिंग कर लेंगे वर्ष भर, और कितनी चीजें बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगी। तो इसी तरीके से जो आपको हम प्रश्न देंगे आप लिख करके दिखाएंगे, उसका मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। और देखिए, इसमें भर भर के कमेंट किया गया है, यदि आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप और ज्यादा इसमें इंप्रूव कर सकते हैं, सब कमेंट किया जाएगा। और फिर जो है मॉडल आंसर दिया जाएगा। और यहाँ ये प्रयास है कि 750 प्लस प्रश्न जो है हम अपने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में कराएं। तो इतना प्रश्न की अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, लिख करके जाएंगे, और इतना का अगर आप मॉडल आंसर पढ़ करके जाएंगे, तो सोचिए कि आप मुख्य परीक्षा में कितने जो है वो सहज स्थिति में रहने वाले हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। प्रश्न हमारा है, पुनः पढ़ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवादी नीति लागू करना कहां तक तर्कसंगत है। तो जो वैश्विक व्यापार है उसमें जो संरक्षणवादी नीतियां जो है वो लागू करना कहां तक तर्कसंगत है, मतलब कहां तक लाभदायक है, या फिर उसमें समस्याएं क्या है, वो सारी चर्चा करेंगे हम इस प्रश्न के माध्यम से। बस आप लोग 15-20 मिनट बने रहिए। 12 अंक का प्रश्न है, 200 शब्दों में लिखना है। तो छोटी सी आप भूमिका दीजिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में
संरक्षणवाद एक ऐसी नीति है जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाना। तो संरक्षण दे रहे हैं तो यानी कि आपको जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा से हम बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? ताकि जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, धंधे हैं, वो फल फूल सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। तो प्रारंभ में तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो अच्छी चीज है, जैसे टैरिफ, कोटा और अन्य शुल्क। तो जो संरक्षण दिए जाते हैं वो किन के माध्यम से दिए जाते हैं? तो टैरिफ के माध्यम से दिए जाते हैं, कोटा के माध्यम से दिए जाते हैं और अन्य शुल्क लगा करके दिए जाते हैं। इसमें विभिन्न संरक्षणवादी उपकरणों के माध्यम से विदेशी वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू बाजार में पहुंच को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो कोटा लगाया जाता है या जो टैरिफ लगाया जाता है या जो विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं? ताकि जो हमारे देश की जो वस्तुएं हैं उनको बाहरी जो वैदेशिक है तो उनकी वस्तुओं का सामना ना करना पड़े। मतलब चूंकि होता क्या है ना, सपोज करिए ऐसे आप ले लीजिए कि अमेरिका चाह रहा है कि हम अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को खोलें। अमेरिका यहाँ आना चाहता है अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के। तो सोचिए अगर वो डेयरी प्रोडक्ट्स अमेरिका के यहाँ आ गए तो अमेरिका के डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी जो है वो सस्ते पड़ जाएंगे। और चूंकि वहाँ क्या है कि प्रोडक्शन ज़्यादा है, कास्ट कम है और हमारी एक बड़ी आबादी जो है एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री में ही जो है इन्वॉल्व है, तो कितनी बड़ी आबादी हमारी जो है वो नुकसान में चली जाएगी। हमारे जो नीति नियंता हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे अधिकांश जनसंख्या के लिए आजीविका का साधन है। तो ऐसे में अगर ये डिस्टर्ब होगा तब तो फिर समस्या होगी, क्योंकि जो उपभोक्ता होता है उसको क्वालिटी चाहिए, सस्ते में चाहिए। और अमेरिका जो डेयरी प्रोडक्ट से करा सकता है, लेकिन इससे हमारी चीजें काफी हद तक नुकसान हो जाएंगी। तो फिर अमेरिका ने कहा अच्छा ठीक है, जो विलासिता की जो सामग्री है उस पर भी हमको एंट्री कराई है, वहां हमको कुछ मतलब हमारी जो टैरिफ की चीजें कम करिए। तो फिर यहाँ भारत के लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा झुकते हैं। तो जो महंगी मोटरसाइकिलें जैसे हार्ले डेविडसन की बात हुई या जो टेस्ला पे जो टैक्स था, और जो एलन मस्क की जो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है उस पे जो टैरिफ जो पहले थी उससे घटा करके थोड़ा कम किया गया ताकि वो सब भी भारतीय मार्केट में आ सके। लेकिन वो सब उतना ज्यादा हमारे लोगों को प्रभावित नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि भाई हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल कौन खरीदेगा? जो पूंजीपति होगा, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा रहेगा। तो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है तो उसको तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। टेस्ला की कार जो है वो अभी भी मार्केट में अगर देखा जाए तो जो हमारी महिंद्रा की या जो टाटा की ये सब जो कारें, इलेक्ट्रिक कारें दे रही हैं, वो टेस्ला उसी क्वालिटी में आप टेस्ला की 80-70 लाख की कार क्यों खरीदेंगे? तो अभी भी टेस्ला यहाँ मार्केट बना पाए तो वो निम्न वर्ग या निम्न मध्य वर्ग में तो मार्केट नहीं बना पाएगा, मध्य वर्ग में भी नहीं बना पाएगा। ये उच्च मध्य वर्ग या उससे अपर सोसाइटी में भले बिक जाए तो उच्च मध्य वर्ग या अपर सोसाइटी में कितना बेच पाएंगे? भाई भीड़ तो निम्न मध्य वर्ग या मध्य वर्ग में है। तो ऐसे में ये सारी चीजें होती रहती हैं सरकारों के द्वारा। तो थोड़ा सा मैंने उदाहरण देके चीजों को ज्यादा स्पष्ट किया है। इसमें विभिन्न संरक्षणवादी उपकरणों के माध्यम से विदेशी वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू बाजार में पहुंच को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। वही जो मैंने दूध का उदाहरण दिया या जो गाड़ियों का उदाहरण दिया कि भाई इतना अधिक टैरिफ लगा दो कि अगर अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है अमेरिका बेचना भी चाहे तो हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसे काफी महंगे में भारत में बिके। तो फिर कौन अमेरिका का सामान खरीदेगा? फिर हम भारत के चीजों को खरीदेंगे। अब अगर देखा जाए तो संरक्षणवादी नीति से लाभ क्या है? तो जो आपसे पूछा गया ना कि नीति को लागू करना कहां तक तर्क संगत है, तो तर्क संगत में थोड़ा सा बताइए कि भाई लाभ की स्थिति में क्या है। तो सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ जैसे उपकरणों से विदेशी प्रतियोगियों से संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे घरेलू उद्योगों को विकसित होने का समय मिल जाता है। तो सबसे पहला लाभ तो यही है कि जो हमारे घरेलू उद्योग है उन्हें विकसित होने का समय मिल जाता है। स्थानीय तकनीकी एवं संपदा को संरक्षण मिलता है, जिससे देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सब जो चला रहे हैं तो वो तभी उसको मिलेगा कि जब हमारे जो लोकल की चीजें हैं वो उसको एक स्थानीय बाजार मिले, राज्य स्तरीय बाजार मिले या राष्ट्र स्तरीय व्यापार मिले। वो कब मिलेगा? जब हम इस तरीके की थोड़ा सा उनके साथ संरक्षणवादी नीतियों को लाएंगे। तो पता चलेगा कि उसी में सारे देश दुनिया के जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इन्वॉल्व होंगी, तो ऐसे में ये सब दब के रह जाएंगे।
तो ये भी एक अच्छा प्रयास है। इससे जहां निर्यात बढ़ता है तो आयात हतोत्साहित होता है, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनेंगे तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जब प्रोडक्शन करेंगे तो हम उसका आयात करेंगे और निर्यात हम बहुत ज्यादा कम करेंगे। और जब हम निर्यात कम करेंगे और निर्यात ज्यादा करेंगे, आयात कम करेंगे, तो फिर हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारे पक्ष में रहेगा, तो हम समृद्ध होंगे। और जब हमारे पास धन आएगा तो उसका हम बहुत सारे वेलफेयर की चीजों में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसका हम उपयोग करेंगे। तो ये सारी चीजें, मतलब राज्य का राजस्व क्या होता है, तो राज्य का जो राज्य का जो अश्व होता है वो राजस्व होता है। तो राजस्व सबसे ज्यादा कैसे मिलेगा, इन्हीं सब कारणों से मिलेगा। तो इससे जहां निर्यात बढ़ता है तो आयात हतोत्साहित होता है, जिससे व्यापार घाटा जो है वो कम हो जाता है, भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में होता है, एवं आयात शुल्कों की वृद्धि से जो है राजस्व की प्राप्ति होती है। तो जो मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया है, तो इसका भावार्थ यही है। फिर अगला इससे जो लाभ मिलता है संरक्षण से, तो डंपिंग से बचाव। कई विकसित देश अन्य देशों में अपने माल की डंपिंग, जो स्थानीय बाजार में कम कीमतों पर उत्पाद बेच। डंपिंग क्या होता है कि भाई आज जो टॉयज इंडस्ट्री, मतलब खिलौने के जो क्षेत्र या प्लास्टिक की जो चीजें, उसमें चीन की पूरी तरीके से मोनोपोली है पूरे वर्ल्ड में, मतलब एकदम पूरा भर दिया है। तो क्यों, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं सस्ते हैं और अच्छे हैं, कम कीमत पे हैं, तो वो सब जगह डंप करता जा रहा है। तो ऐसे में अब अगर टॉयज, मतलब जो खिलौना की जो इंडस्ट्री है, अगर कोई भारतीय उद्योगपति चाहे तो वो चाइना से कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में जब तक चाइना की टॉयज इंडस्ट्री पे जो भारी टैक्स नहीं भारत लगाएगा, तब तक अपने क्षेत्र के, अपने देश के अंदर ऐसे उद्योगों को बढ़ावा नहीं दे मिलेगा। तो ये भी एक प्रयास होता है। इससे संरक्षणवादी नीतियों से इससे भी रक्षा हो जाती है। भाई अगर हम संरक्षण लगाए हुए हैं तो चाइना का जो है खिलौना हमारे पास आ ही नहीं पाएगा। यदि आएगा भी तो अगर हमारे खिलौनों की कास्ट 10 रुपया पड़ रही है तो 13-14 रुपया पड़ेगा। तो 13-14 रुपया दे करके हम चाइनीज माल क्यों खरीदेंगे, हम स्वदेशी बने रहेंगे। तो वह आर्थिक कारकों के दबाव पर असर कम पड़ता है, इसका अगला महत्वपूर्ण उदाहरण है। और आयात शुल्क बढ़ाकर प्रतियोगिता को भी जो है वो कम किया जा सकता है। तो ये जो सम्मिलित आपके पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये सब जो है संरक्षणवादी नीति के पक्ष में चीजें जा रही हैं। और इन सब पॉइंटों से तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बढ़िया है और हर सरकार को ऐसे करने चाहिए, लेकिन नहीं, ये क्षण के कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन चूंकि जो टाइम है वो ग्लोबल है, वैश्विक है, तो ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा संरक्षणवादी नीति की तरफ गए तो फिर जो है आप नवोन्मेष में, मतलब नए नए प्रौद्योगिकी को अपनाने में, नई नई वस्तुओं को जानने में, नई नई टेक्नोलॉजी में आप हर स्तर पे जो पीछे हो जाएंगे, तो वो दीर्घकालिक नुकसान भी होगा। और अब हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं कि जो संरक्षणवादी नीति है उससे हानि क्या है। तो संरक्षणवादी नीतियां घरेलू अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक लाभ पहुंचा सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक वे आर्थिक दक्षता और वैश्विक आर्थिक माहौल को नुकसान पहुंचाती हैं। क्योंकि अगर सारा देश जो है संरक्षणवादी नीति ही अपना ले तो फिर जो जिस देश में जो चीजें हैं उसी में उसका दायरा सीमित हो जाएगा। जैसे आप अपने भारत का उदाहरण लीजिए कि 1991 के पहले हमारी भी जो अर्थव्यवस्था थी कुछ ऐसी ही थी कि हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनने की तरफ थे, तो हम अपने से ही जो चीजें प्रोडक्शन करते थे उसी का उपभोग करते थे। तो ऐसे में हमारे पास चॉइस ही नहीं थी। भाई आज जो गाड़ियां आप एकदम लग्जरी से लग्जरी घूम रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं, सुख सुविधा ले रहे हैं, तो 1991 के पहले, अब हम तो मतलब 2-3 साल के थे तो बहुत छोटे थे, लेकिन जो फादर उधर बताते हैं कि उस समय गाड़ी के नाम पे, टू व्हीलर के नाम पे बजाज, प्रिया और यही सब राजदूत गाड़ियां आती थी। और एक मतलब होंडा उसी समय आई हुई थी, मारुति और होंडा, लेकिन सीमित ऑफर थे। और जो कपड़े उपड़े में भी बहुत ज्यादा विविधता नहीं थी, खाने पीने में इतने, आज जो आपको तमाम
फूड चेन श्रृंखलाएं मिल रही हैं, हर चीज में जो है, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो हम पूरी तरीके से एक बंद अर्थव्यवस्था बने हुए थे और देश दुनिया से बहुत पीछे थे। और यही कारण है कि जो हमने 1991 का उदारीकरण की जो चीजें अपनाई वो थोड़ा लेट करी और चाइना हमसे पहले अपना लिया। वो 1977-78 में ही चीजों को ला देता है। और यही प्रयास है कि एक समय तक कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी चाइना से बेहतर थी, और आज चाइना कहाँ है, हम कहाँ हैं। तो आप संरक्षणवादी नीतियों का जो है वो कमी आपको दिख रही होगी। लंबे समय तक व्यापार संरक्षण घरेलू उद्योगों को कमजोर कर सकता है, क्योंकि बिना प्रतिस्पर्धा के उद्योगों में नवोन्मेष नहीं होता है। भाई अगर प्रतिस्पर्धा रहेगी तभी आप जो है नई नई टेक्निक खोजेंगे। मतलब प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आप जो है वो हर स्तर का प्रयास करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा ही नहीं रहेगी, ये रहेगा कि आप जो बेच रहे हैं वही लोग यूज करेंगे, तो ऐसे में आपका नवोन्मेष घटेगा, आप में नयापन नहीं रहेगा। और धीरे धीरे, और किसी भी चीज में अगर नयापन नहीं है तो उसको कोलैप्स करना ही है। तो ऐसे में फैक्ट्रियां कोलैप्स करती हैं, देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स करती है। तो ये सारी चीजें आप चर्चा कर दीजिएगा। एवं घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता में भी जो ह्रास की संभावना रहती है। उपभोक्ता के पास बहुत सीमित विकल्प होते हैं। मैंने पीछे उदाहरण दिया कि आप अगर 1990 के पहले, मतलब 1990 क्या 2000 के पहले अगर आप पैदा हुए होंगे तो आपको पता ही होगा कि मार्केट में वही एम्बेसडर, वही जीप, वही फिएट और मोटरसाइकिल पे स्कूटर और राजदूत ही दिखती थी। आज जो आप लोग इतनी लग्जरी गाड़ियां लेके मार्केट में घूम रहे हैं वो सब उदारीकरण के बाद की देन है। तो उपभोक्ता के पास सीमित विकल्प के तहत चूंकि संरक्षणवादी नीतियों के चलते विदेशी वस्तुएं स्थानीय बाजार में नहीं पहुंच पाती, अतः उपभोक्ताओं के पास बहुत सीमित विकल्प होते हैं। तो इसकी भी चर्चा आप जरूर करिएगा। कीमतों में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है। जब प्रतिस्पर्धा ही नहीं रहेगी, अगर सोचिए कि कॉटन इंडस्ट्री है और 2 ही 3 प्लेयर हैं, तो वो सब अपना कार्टेल बना लिया और जो मन करेगा, जिस दाम पे मन करेगा उसी दाम पे वो सब बेचेंगे। लेकिन अगर उन तीनों के अलावा भी ये डर है कि 10 और मार्केट में आ गए हैं तो फिर चीजें घटती रहेंगी। जैसे जैसे मार्केट में प्रतिस्पर्धा रहेगी तो ये जो उपभोक्ता उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल स्थिति रहने वाली है। फिर आर्थिक अलगाव, जो देश व्यापार वाणिज्य में अधिक संरक्षणवादी नीतियों को अपनाता है उसे एक समय के बाद आर्थिक अलगाव का दंश भी झेलना पड़ता है। और ये आप लैटिन अमेरिकी देशों के साथ, जैसे वेनेजुएला हो गया, क्यूबा हो गया, इन देशों के साथ आप इस तरीके की चीजें देख सकते हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि उद्योगों की प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि में देखा जाए तो संरक्षण जो है वो हानिकारक है, परंतु जब लक्ष्य स्वावलंबन या घरेलू उद्योगों के प्रोत्साहन का हो तो संरक्षण जो है वो लाभदायक दिखता है। किंतु अर्थव्यवस्था में संरक्षणवादी नीतियों से दीर्घकाल में नुकसान ही होता है। तो मतलब आपको ये दिख रहा है कि भाई अगर देखा जाए तो दीर्घकालिक हम नुकसान ही उठा रहे हैं। अगर आप कुछ समय तक किसी इंडस्ट्री को संरक्षण दे रहे हैं वो तो फ्रूटफुल है कि वो आत्मनिर्भर बन जाएगा, थोड़ा सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। मतलब ये वही है कि ये एक ऐसा बच्चा है कि जिसे अभी ऑक्सीजन की जरूरत है, आपने ऑक्सीजन दे दिया, लेकिन अब उसको आप हमेशा ऑक्सीजन सपोर्ट पे ही रखेंगे, तब फिर वो हष्ट पुष्ट कैसे होगा, वो फिर आपका सफेद हाथी बन जाएगा वो वेंचर। तो ऐसी स्थिति में आपको बचने के लिए एक समय तक तो संरक्षणवादी नीतियां ठीक है, लेकिन ये दीर्घकालिक नुकसान होगा। और यही चीजें अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए भी कही जा रही है कि वर्तमान में अमेरिका के लोगों को लग तो रहा है कि अरे बहुत लाभ है, बहुत अच्छा अमेरिका कर रहा है, लेकिन अगर ये चीजें, और ऐसा नहीं कि ट्रंप मूर्ख होंगे या उनके जो आर्थिक सलाहकार होंगे उनको देखिएगा 4-6 महीने के बाद वो खुद बैकफुट पे आकर के चीजों को यथावत करेंगे। केवल ये गीदड़ भपकी और कुछ लाभ तो वो भी ले ही ले रहे हैं, लेकिन दीर्घकालिक अगर ये बहुत लंबा खींचते हैं तो अमेरिका के लोगों को सबसे ज्यादा इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी दी। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन करें। और सबसे लास्ट में हमारे कुछ बैचेज सारी लिंक हैं। तो एक तो हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं एक समय के बाद इसका पीडीएफ यहाँ मिल जाता है। साथ ही साथ जो हमारे यूट्यूब का जो चैनल, जिससे भी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल, तो ये सारे चैनल जो है आपकी तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इन्हें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें
और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे किसी बैच से, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आप।